जय हिंद। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी अकबर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में और पढ़ा था अकबर के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे अकबर के लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम के बारे में, फिर बात करेंगे जागीरदारी सिस्टम के बारे में और फाइनली पढ़ेंगे रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अकबर के लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अकबर का ये जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था, ये लार्जली शेर शाह सूरी के सिस्टम के ऊपर बेस्ड हुआ करता था। अकबर का ये जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था, इसको जब्ती सिस्टम बुलाया जाता था। जब्ती सिस्टम बुलाया जाता था या इसको टोडरमल बंदोबस्त भी बुलाया जाता था। जब्ती सिस्टम को टोडरमल बंदोबस्त भी क्यों बुलाया जाता था? बिकॉज ये जो जब्ती सिस्टम है, इसके अंदर राजा टोडरमल ने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स किए। जैसे राजा टोडरमल ने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस किया, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड की शुरुआत करी और फिक्सेशन ऑफ रेट्स की भी शुरुआत करी। ये जो जब्ती सिस्टम देखने को मिलता था, इसके अंदर आमतौर पे रेवेन्यू के तौर पे 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस को कलेक्ट किया जाता था। टोटल प्रोड्यूस का 1/3 जो है वो रेवेन्यू के तौर पे कलेक्ट किया जाता था। और ये जो रेवेन्यू है, ये ज़्यादातर कैश में पे किया जाता था। बेहद सिंपल 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अकबर का ये जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था, ये लार्जली शेर शाह सूरी के सिस्टम के ऊपर बेस्ड हुआ करता था। अकबर का ये जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता था, इसको जब्ती सिस्टम बुलाया जाता था। जब्ती सिस्टम या इसको टोडरमल बंदोबस्त भी बुलाया जाता था। जब्ती सिस्टम को टोडरमल बंदोबस्त क्यों बुलाया जाता था? बिकॉज राजा टोडरमल ने इसके अंदर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स किए। जैसे राजा टोडरमल ने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट को इंट्रोड्यूस किया, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड की शुरुआत करी और फिक्सेशन ऑफ रेट्स की भी शुरुआत करी। ये जो जब्ती सिस्टम है, इसके अंदर रेवेन्यू के तौर पे 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस को कलेक्ट किया जाता था। इसके अलावा 1580 में अकबर ने दहसाल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। दहसाल सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1580 में इंट्रोड्यूस किया गया। और दहसाल सिस्टम के तहत क्या होता था? पिछले 10 साल में फील्ड की जो भी एवरेज यील्ड रही, उसके बेसिस पर रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था इस दहसाल सिस्टम के अंदर। तो 1580 में अकबर ने दहसाल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और इसके अलावा और बहुत सारे छोटे मोटे असेसमेंट के सिस्टम्स देखने को मिलते थे। जैसे एक देखने को मिलता था बटाई या फिर गल बख्शी। अगर आप थोड़ा बहुत भी गांव के बारे में जानते हो, गांव की नॉलेज रखते हो, तो आपने फॉर श्योर ये जो शब्द है बटाई, इसको सुना होगा। आज भी खेत जो है वो बटाई के ऊपर उठाया जाता है। बटाई में क्या होता था? जो पीजेंट्स हुआ करते थे और जो स्टेट होता था, उनके बीच में पहले ही डिसाइड हो जाता था कि जितना भी प्रोड्यूस होगा उसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो है वो स्टेट को दे दिया जाएगा और बाकी का हिस्सा जो है वो पीजेंट्स के पास में रह जाएगा। तो एक तो बटाई देखने को मिलता था और दूसरा नशक देखने को मिलता था। ये जो नशक हुआ करता था, इसको कनकुत भी बुलाया जाता था। और नशक में क्या होता था? एक रफ एस्टिमेट निकाला जाता था रेवेन्यू का ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स को इंस्पेक्ट किया जाता था और उसके बेसिस पे रेवेन्यू का एक रफ एस्टिमेट निकाला जाता था इस नशक के तहत। बेहद सिंपल 2-3 चीज़ें। एक तो अकबर का जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, उसको क्या बुलाया जाता था? उसको जब्ती सिस्टम बुलाया जाता था या उसको टोडरमल बंदोबस्त बुलाया जाता था। 1580 में अकबर ने दहसाल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और दहसाल सिस्टम में क्या होता था? पिछले 10 साल में फील्ड की जितनी भी एवरेज यील्ड रही, उसके बेसिस पे रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था। और इसके अलावा कई सारे छोटे मोटे और असेसमेंट के सिस्टम्स देखने को मिलते थे। जैसे एक बटाई देखने को मिलता था, एक नशक देखने को मिलता था। अकबर के रेंज के दौरान जो लैंड होती थी उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था? एक होती थी पोलज लैंड। पोलज लैंड ऐसी लैंड जिसको हर एक साल कल्टीवेट किया जाता था। पोलज लैंड ऐसी लैंड जिसको हर एक साल कल्टीवेट किया जाता था। दूसरी होती थी पराती लैंड। पराती लैंड ऐसी लैंड जिसको फैलो रखा जाता था वंस अ ईयर, या फिर ये कहें कि ऐसी लैंड जिसको ऑल्टरनेट ईयर्स में कल्टीवेट किया जाता था, उसको पराती लैंड बुलाया जाता था। तीसरी होती थी चाचर लैंड।
चाचर लैंड ऐसी लैंड जिसको 3 या 4 साल में एक बार कल्टीवेट किया जाता था। ऐसी लैंड जिसको 3 या 4 साल में एक बार कल्टीवेट किया जाता था उसको चाचर लैंड बुलाया जाता था। और चौथी होती थी बंजर लैंड। बंजर लैंड ऐसी लैंड जिसको 5 या उससे ज़्यादा साल में कभी एक आधी बारी कल्टीवेट किया जाता था। 5 या उससे ज़्यादा साल में जिस लैंड को कभी एक आधी बारी कल्टीवेट किया जाता था उसको बंजर लैंड बुलाया जाता था। जो लैंड होती थी उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था? एक होती थी पोलज लैंड जिसको हर एक साल कल्टीवेट किया जाता था। दूसरी होती थी पराती लैंड जिसको ऑल्टरनेट ईयर्स में कल्टीवेट किया जाता था। तीसरी होती थी चाचर लैंड जिसको 3 या 4 साल में एक बार कल्टीवेट किया जाता था। और चौथी होती थी बंजर लैंड जिसको 5 या 5 से ज़्यादा साल में कभी एक आधी बार कल्टीवेट किया जाता था। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो चाचर लैंड है और ये जो बंजर लैंड है इसकी क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है। तो ये जो चाचर लैंड है और ये जो बंजर लैंड है इसको कंसेशनल रेट्स के ऊपर एसेस किया जाता था। इसके अलावा करोड़ीज देखने को मिलते थे। करोड़ीज नाम से क्लियर है, करोड़ीज ऐसे ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो कि करोड़ ऑफ दाम्स के कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। करोड़ से टर्म आया करोड़ीज। करोड़ीज ऐसे ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो कि करोड़ ऑफ दाम्स के कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। ये जो दाम है इनको किसने इंट्रोड्यूस किया था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। करोड़ीज के अलावा कुनंगोज देखने को मिलते थे। ये जो कुनंगोज है ये टर्म कई बार आ चुका है। कुनंगोज ऐसे ऑफिशियल्स हुआ करते थे जिनका काम होता था लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। करोड़ीज का काम क्या होता था? ऐसे ऑफिशियल्स जो कि करोड़ ऑफ दाम्स के कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। और कुनंगोज ऐसे ऑफिशियल्स जिनका काम होता था लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर के रेन के दौरान तकवी लोन्स देखने को मिलती थी। जो एग्रीकल्चरल लोन्स हुआ करती थी उनको क्या बुलाया जाता था? उनको तकवी लोन्स बुलाया जाता था। इसके अलावा 17th सेंचुरी में इंडिया में टबैको और मेज को इंट्रोड्यूस किया गया। लगभग 17th सेंचुरी में इंडिया के अंदर टबैको और मेज को इंट्रोड्यूस किया गया और लगभग 18th सेंचुरी में पटेटोज और रेड चिलीज को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो सारी चीज़ें हैं इनको किसने इंट्रोड्यूस किया? पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा खुदकस्त देखने को मिलते थे। खुदकस्त ऐसे पीजेंट्स हुआ करते थे जो कि अपनी खुद की लैंड को खुद टिल किया करते थे। ऐसे पीजेंट्स जिनकी लैंड अपनी होती थी और उसी लैंड को वो टिल किया करते थे, ऐसे पीजेंट्स को क्या बुलाया जाता था? खुदकस्त बुलाया जाता था। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो इसमें बेसिक तौर पे एक तो जब्ती सिस्टम क्या है, टोडरमल बंदोबस्त क्या है, उसके बारे में चीज़ों को दिमाग में रखना। दूसरा, ये जो दहसाल सिस्टम है इसको भी बेसिक तौर पे अपने दिमाग में रखना। ये जो लैंड है इसकी कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हुआ करती थी इनको भी अपने दिमाग में रखना। और ये जो तकवी लोन्स हैं जो कि एग्रीकल्चर लोन्स हुआ करती थी इस टर्म को भी अपने दिमाग में रखना। बेहद सिंपल सी बातचीत है। होपफुली ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये तो ऐसी चीज़ है जो कि खुद से कर दिया करो। हालांकि मुझे भी आदत पड़ गई है, मैं बोल देता हूँ, लेकिन ये तो खुद से भी याद रखा करो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, अकबर के लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी क्या रही, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात आती है अकबर के मनसबदारी सिस्टम के बारे में। द वेरी पॉपुलर मनसबदारी सिस्टम। ये जो मनसबदारी सिस्टम है इसको अकबर ने इंट्रोड्यूस किया। ये जो मनसबदारी सिस्टम है इसके तहत होता क्या था? ऑफिसर जो होते थे उनको मनसबदार बुलाया जाता था। जो ऑफिसर हुआ करता था उसको मनसबदार बुलाया जाता था। और ऑफिसर को जो रैंक दी जाती थी उसको मनसब बुलाया जाता था। ऑफिसर्स को मनसबदार बुलाया जाता था और मनसबदार को जो रैंक दी जाती थी उसको मनसब बुलाया जाता था। और ये जो मनसब है इसी के बेसिस पे, ये जो मनसबदार है इसकी सैलरी डिसाइड होती थी,
इसका हायरार्की में, इसका सोसाइटी में स्टेटस क्या होने वाला है वो डिसाइड होता था। जो लोवेस्ट रैंक होती थी वो 10 होती थी और जो हाईएस्ट रैंक होती थी वो 5000 होती थी। लेकिन हाँ, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी देखने को मिले जहाँ पे 5000 से ज़्यादा की रैंक भी देखने को मिली है, जैसे राजा मानसिंह, जैसे मिर्जा अजीज कोका। इनको 7000 का मनसब बनाया गया था, इनको 7000 की रैंक दी गई थी। बेसिक तौर पर अगर बात करें तो इस मनसबदारी सिस्टम के अंदर जो ऑफिसर्स होते थे उनको मनसबदार बुलाया जाता था और इन ऑफिसर्स को जो रैंक दी जाती थी उसको मनसब बुलाया जाता था। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि साथ के साथ आपके दिमाग में बैठ जाए। जो लोवेस्ट रैंक होती थी वो 10 होती थी और जो हाईएस्ट रैंक होती थी वो 5000 होती थी। लेकिन इंस्टेंसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं जहाँ पे 5000 से ज़्यादा की रैंक भी दी गई है, जैसे राजा मानसिंह को, जैसे मिर्जा अजीज कोका को। ये जो मनसब रैंक हुआ करती थी ये हेरिडेटरी नहीं हुआ करती थी। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो रैंक दी जाती थी, ये जो मनसब दी जाती थी, ये कैपेबिलिटी के बेसिस पे दी जाती थी, हेरिडेटरी नहीं हुआ करती थी। और ये जो रैंक दी जाती थी इसको भी दो में डिवाइड करके देखा जाता था। कौन कौन से दो में डिवाइड करके देखा जाता था? एक जात बेसिकली डिसाइड करती थी कि पर्सनल स्टेटस क्या होने वाला है इंसान का, हायरार्की में उसकी पोजीशन क्या होने वाली है और उसको कितनी सैलरी मिलने वाली है। जात डिसाइड करती थी कि एक जो इंसान है, ये जात वो वाली जात नहीं है, कास्ट वाली, ये रैंक में जो डिवीजन है उसमें एक चीज है जात। ये जात जो है वो डिसाइड करती थी कि जो हायरार्की है उसमें आपका पर्सनल स्टेटस क्या होने वाला है और आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। और दूसरा होता था सवार, और सवार से ये डिसाइड होता था कि जो इंसान है उसको कितने कैवलरी मैन, उसको कितने हॉर्समैन, या फिर ये कहें कि उसको कितने सवार मेंटेन करने हैं। और ये जो सवार मेंटेन किए जाते थे ये ज़रूरत पड़ने पे एम्पायर की, एम्परर की मदद किया करते थे। तो ये जो मनसब देखने को मिलता था, ये जो रैंक देखने को मिलती थी, इसको भी दो में डिवाइड करके देखा जाता था। एक जात डिसाइड करती थी कि आपकी हायरार्की में पोजीशन क्या होने वाली है और आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। और दूसरा सवार से डिसाइड होता था कि आपको कितने हॉर्समैन या कितने सवार्स को मेंटेन करके रखना है। अच्छा, ये जो मनसब दे दिया जाता था, ये जो रैंक दे दी जाती थी, इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था। फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता था कि आपकी जितनी जात उतने आपको सवार मेंटेन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जात है 7000 की, तो आपको 7000 ही सवार मेंटेन करने हैं। दूसरी होती थी सेकंड कैटेगरी में क्या होता था कि आपकी जितनी जात है उसके आधे या उससे ज़्यादा सवार आपको मेंटेन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जात है 7000, तो आपको सवार कितने मेंटेन करने हैं? आपको सवार 3500 या उससे ज़्यादा मेंटेन करने हैं। और तीसरी थर्ड कैटेगरी में क्या होता था? आपकी जो भी जात है उससे आधे से कम सवार आपको मेंटेन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जात है 7000, तो आपको सवार जो हैं वो लेस देन 3500 मेंटेन करने हैं। बेसिकली जो सवार रैंक हुआ करती थी वो या तो जात के बराबर होती थी या जात से कम होती थी। और मनसबदार की हायरार्की में पोजीशन क्या रहने वाली है वो जात से डिसाइड होती थी, सवार से डिसाइड नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई मनसबदार है जिसकी जात है 4000 और सवार है 2000, और कोई दूसरा मनसबदार है जिसकी जात है 3000 और सवार भी 3000 है। अब देखो, सवार दूसरे वाले का ज़्यादा है और जात पहले वाले का ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि जात डिसाइड करती थी कि हायरार्की में मनसबदार की पोजीशन क्या होने वाली है, तो ये जो पहला वाला मनसबदार है ये हायरार्की में ऊपर आएगा, इसकी पोजीशन ऊपर देखने को मिलेगी। बेहद सिंपल सी बात है, आपको ये दो टर्म समझने हैं। जात डिसाइड करती थी कि एक जो इंसान है उसकी हायरार्की में पोजीशन क्या रहने वाली है और उसको कितनी सैलरी मिलने वाली है। और दूसरा सवार से डिसाइड किया जाता था कि वो जो इंसान है उसको कितने हॉर्समैन, उसको कितने सवार मेंटेन करने हैं। अच्छा, ऐसे लोग जिनको 500 जात की रैंक दी जाती थी
उनको मनसबदार बुलाया जाता था। ऐसे लोग जिनको 500 से लेके 2500 का जात दी जाती थी उनको आमिर बुलाया जाता था। और ऐसे मनसबदार जिनको जात 2500 या उससे ज़्यादा की दी जाती थी उनको आमिरल ए उम्दा बुलाया जाता था या उम्दा ए आजम बुलाया जाता था। और मज़े की बात यह है कि ये जो उम्दा ए आजम होते थे इनके अंडर मनसबदार हो सकता है देखने को मिले, मतलब इनको सर्व करने के लिए इनके सबॉर्डिनेट मनसबदार देखने को मिलते थे, छोटे मनसबदार देखने को मिलते थे। मोटा मोटा इन सभी ऑफिसर्स को मनसबदार बुलाया जाता था। लेकिन क्योंकि जात डिसाइड करती थी कि हायरार्की में आपकी पोजीशन क्या रहने वाली है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए जो 500 जात तक के मनसबदार हुआ करते थे उनको मनसबदार बुला दिया जाता था। जो 500 से लेके 2500 जात तक के मनसबदार हुआ करते थे उनको आमिर बुलाया जाता था। और जो 2500 या उससे ज़्यादा जात के मनसबदार हुआ करते थे उनको आमिरल ए उम्दा या उम्दा ए आजम बुलाया जाता था। ये जो अकबर का सिस्टम है इसमें चेहरा और दाग सिस्टम को भी फॉलो किया जाता था। ये जो चेहरा और दाग सिस्टम है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कई बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अकबर ने एक बड़ा स्मार्ट काम किया। अकबर ने क्या किया, जो नोबल्स हैं उनको डिस्टिंग्विश किया, उनको अलग अलग सेक्शन से पिक किया। बेसिकली किसी एक सेक्शन का डोमिनेंस बनने नहीं दिया अकबर ने। जैसे ये जो नोबल्स हैं वो मुगल्स भी हुआ करते थे, पठान्स भी हुआ करते थे, हिंदुस्तानी भी हुआ करते थे और राजपूत भी हुआ करते थे। तो मतलब अलग अलग सेक्शन से अलग अलग नोबल्स को पिक किया जाता था। जो मुगल्स के मनसबदार हुआ करते थे दे वर दी हाईएस्ट पेड सर्विस इन दी वर्ल्ड। ये मुगल मनसबदार ये वाला मुगल मनसबदार नहीं है, इन जनरल ये जो मनसबदार हुआ करते थे, ये जो मनसबदार की सर्विस हुआ करती थी, ये उस दौर की दुनिया में हाईएस्ट पेड सर्विस हुआ करती थी। गन्स का यूज़ देखने को मिलता था, फोर्ट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए गन्स का यूज़ देखने को मिलता था। ये जो मुगल्स हैं इनकी इकलौती वीकनेस क्या थी, इनकी इकलौती वीकनेस थी नेवी। इनके पास में अपनी कोई स्ट्रांग नेवी देखने को नहीं मिलती थी। इजी और सिंपल सी बातचीत है। मनसबदारी सिस्टम क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद है जागीरदारी सिस्टम। और ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये लिंक्ड है इस जागीरदारी सिस्टम से। अच्छा, सल्तनत पीरियड के दौरान, इल्तुतमिश के टाइम के दौरान इक्ता देखने को मिलते थे। ये जो इक्ता लैंड हुआ करती थी इसी को अकबर के रेन के दौरान जागीर बुलाया जाएगा। बेसिकली होता क्या था, ये जो मनसबदार हुआ करते थे, मनसबदारी सिस्टम में जो मनसबदार हुआ करते थे उनको या तो सैलरी दो, और अगर आप सैलरी नहीं दे रहे हो तो क्या कर रहे हो आप उनको कोई टेरिटरी दे देते थे। पर्टिकुलर टेरिटरी उनको असाइन कर दी जाती थी उनके सर्विसेज के बदले में। ये जो पर्टिकुलर टेरिटरी है इससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू उस मनसबदार की सैलरी के तौर पे काम करेगा। और यहाँ पे फिर प्रोविज़न होता था कि वो जो पर्टिकुलर टेरिटरी है उस टेरिटरी से रेवेन्यू अगर उस मनसबदार की सैलरी से ज़्यादा आ रहा है तो जो ज़्यादा रेवेन्यू है वो स्टेट को देना होगा, और अगर रेवेन्यू कम आ रहा है तो स्टेट जो है वो कंपनसेट करेगी। तो बड़ा एडिक्वेट सा स्ट्रक्चर हुआ करता था। ये जो मनसबदार हुआ करते थे इनको या तो कैश में सैलरी दो या फिर क्या किया जाता था, इनको एक जागीर दे दी जाती थी, इनको एक पर्टिकुलर टेरिटरी दे दी जाती थी। ये जो पर्टिकुलर टेरिटरी हुआ करती थी इससे जो भी रेवेन्यू आता था वो भरपाई करता था इस मनसबदार की सैलरी का। अलग अलग टाइप की जागीर देखने को मिलती थी। जैसे एक तनख्वाह जागीर देखने को मिलती थी। ये जो तनख्वाह जागीर है ये दी जाती थी सैलरी के बदले में, कि आपको सैलरी के बदले में एक जागीर दी जा रही है जिसको तनख्वाह जागीर बुलाया जाता था। ये जो तनख्वाह जागीर है ये 3 या 4 साल में ट्रांसफरेबल होती थी। इसको एक मनसबदार से लेके दूसरे मनसबदार को दिया जा सकता था। दूसरी होती थी मशरूत जागीर। ये जो मशरूत जागीर है ये कुछ कंडीशंस में दी जाती थी। मशरूत जागीर जो है वो कुछ कंडीशंस में दी जाती थी। तीसरी होती थी वतन जागीर, और ये वतन जागीर सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ये हेरिडेटरी होती थी, ये नॉन ट्रांसफरेबल होती थी। ज़्यादातर जो राजपूत हुआ करते थे उनको वतन जागीर दी जाती थी। बेसिकली जो लोकल राजा होते थे, जो लोकल जमींदार होते थे, जो कि बेहद पावरफुल होते थे, उनको वतन जागीर दी जाती थी। सोच के देखो, अकबर है सबसे ऊपर बैठा हुआ है, अब वो राजस्थान में बैठे किसी राजपूत रूलर को बोल रहा है कि मैं आपकी टेरिटरी पर कब्जा करूंगा, तो वो ऐसे कब्जा थोड़ी करने देगा।
तो इसका तोड़ क्या निकाला अकबर ने कि वतन जागीर है, जमीन मेरे नाम की है लेकिन आपको मैं दे रहा हूं और ये हेरिडेटरी है, इसको आपसे कोई छीनेगा नहीं, ये नॉन ट्रांसफरेबल है, इसको ट्रांसफर भी नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से अश्योरेंस दिया जाता था लोकल राजाओं को, जमींदारों को। और चौथी होती थी अल्तमग जागीर। ये जो अल्तमग जागीर है ये मुस्लिम नोबल्स को दी जाती थी उनके होम टाउन में या उनके प्लेस ऑफ बर्थ में, जहाँ पे वो पैदा हुए या उनका जो फैमिली टाउन होम टाउन हुआ करता था, वहाँ पे मुस्लिम नोबल्स को जो जागीर दी जाती थी उसको अल्तमग जागीर बुलाया जाता था। एक तनख्वाह जागीर, बेसिकली सैलरी के बदले में तनख्वाह जागीर दी जाती थी, हर एक 3 या 4 साल में इसको ट्रांसफ़र किया जाता था। दूसरी मशरूत जागीर, ये कुछ कंडीशंस में दी जाती थी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी वो वतन जागीर होती थी। वतन जागीर जो है वो लोकल राजाओं को, जमींदारों को दी जाती थी, हेरिडेटरी होती थी और नॉन ट्रांसफरेबल होती थी। और चौथी जो है वो अल्तमग जागीर होती थी जो कि मुस्लिम नोबल्स को उनके होम टाउन में दी जाती थी। अच्छा, एक तो ये जागीर दी जाती थी और इन जागीर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जाता था। इसके अलावा जमींदार जो हैं वो भी अपने आप में बेहद पावरफुल हुआ करते थे। और ये जो जमींदार हुआ करते थे इनका हेरिडेटरी राइट होता था ओवर द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। लैंड से जो भी प्रोड्यूस हो रहा था उसके ऊपर हेरिडेटरी राइट होता था जमींदार्स का। ये जो जमींदार्स हैं ये स्टेट की मदद करते थे, ये जागीरदार की मदद करते थे लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन में। और फिर जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनको तब तक कल्टीवेटेड लैंड से डिस्पोज नहीं किया जा सकता, जिस लैंड को वो कल्टीवेट कर रहे होते थे उस लैंड से उनको तब तक डिस्पोज नहीं किया जा सकता था जब तक कि वो अपना लैंड रेवेन्यू टाइम से पे कर रहे थे। हाँ, अगर लैंड रेवेन्यू पे नहीं करेंगे तो उनको डिस्पोज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। विच मीन्स कि ये जो जमींदार हैं और ये जो पीजेंट्स हैं इनको भी कुछ सेंस में हेरिडेटरी राइट्स दिए गए थे। मनसबदारी सिस्टम क्या है और जागीरदारी सिस्टम क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है अकबर की रिलीजियस पॉलिसी के बारे में। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अकबर इतनी ऊंचाई तक पहुंचा उसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, बहुत टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी हुआ करती थी, और दूसरा अकबर की राजपूत पॉलिसी। जिस तरीके से अकबर ने राजपूत्स को हैंडल किया, उनके साथ में अलायंसेस बनाए, उसकी वजह से ये जो मुगल एम्पायर है, ये जो अकबर का रेन है वो इतना पावरफुल देखने को मिलता है, इतना स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। इनिशियली अकबर जो है वो पायस मुस्लिम हुआ करते थे, पायस मुस्लिम हुआ करते थे। इनफैक्ट अकबर जो है वो रेगुलरली अजमेर में श्राइन ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को विजिट किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे अकबर में चेंजेस देखने को मिलेंगे, स्पेशली जब इनकी शादी होगी जोधाबाई से। जोधाबाई से शादी के बाद में अकबर जो है वो टॉलरेंट होते चले जाएंगे। इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी हुआ करती थी वो हाईली टॉलरेंट हुआ करती थी। और वो कहाँ से दिखता है? अकबर ने पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश किया था, जजिया को अबॉलिश किया था। अकबर की जो हिंदू वाइफ्स हुआ करती थी वो अपने भगवान को वर्शिप कर सकती थी, इसकी परमिशन हुआ करती थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना को बनवाया था। इबादत खाना या फिर प्रेयर हॉल को फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और ये जो इबादत खाना है इसमें सभी धर्म के जो लर्नेड स्कॉलर्स हुआ करते थे उनको इनवाइट किया जाता था और डिस्कशंस किए जाते थे। उस दौर के जो पॉपुलर लर्नेड स्कॉलर्स देखने को मिलते थे उनमें से कुछ नाम देख लेते हैं। एक हैं पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास जो हैं वो हिंदू हुआ करते थे। दूसरे दस्तूर मेहरजी राणा। दस्तूर मेहरजी राणा जो हैं वो पारसी हुआ करते थे। एक हीरा विजय सूरी थे। हीरा विजय सूरी जो हैं वो काठियावाड़ के जैन सेंट हुआ करते थे। और एक एक्वावीवा और मॉन्सरेटा, ये क्रिश्चियन हुआ करते थे। इनको पोर्चुगीज ने भेजा था अकबर के रिक्वेस्ट पे। तो ये पॉपुलर लर्नेड स्कॉलर्स हुआ करते थे उस दौर के। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, प्रेयर हॉल बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। और ये जो इबादत खाना है इसमें सभी धर्म के लर्नेड स्कॉलर्स को इनवाइट किया जाता था डिस्कशंस के लिए। 1579 में अकबर ने इनफेलिबिलिटी डिक्री को इश्यू किया। बेसिकली इनफेलिबिलिटी डिक्री के थ्रू अकबर ने अपनी रिलीजियस पावर्स को असर्ट किया। बेसिकली होता क्या था, जो उलेमाज हुआ करते थे, जो इस्लाम के स्कॉलर्स हुआ करते थे,
वो इंटरफेयर करते थे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में और अकबर को ये पसंद नहीं था और इसीलिए अकबर क्या करेंगे, अकबर खुद 1579 में इनफेलिबिलिटी डिक्री को इशू कर देंगे, बोल देंगे कि मेरी जो डिक्री है उसमें रिलीजियस पावर्स हैं, उसको डिक्लाइन नहीं किया जा सकता, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। 1582 में अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत करी और उसको बुलाया गया दीन इलाही। दीन इलाही ये नया धर्म था जिसकी शुरुआत किसने की, अकबर ने की। ये जो दीन इलाही है इसको ताओ हिंद ए इलाही भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, ताओ हिंद ए इलाही भी बुलाया जाता है। ये जो दीन इलाही है इसके अंदर एक भगवान में बिलीव किया जाता था, इसके अंदर पीस की बात की जाती थी, सुलह कुल की बात की जाती थी। सुलह कुल अकबर की पीस रिलीजियस पॉलिसी हुआ करती थी। ये जो दीन इलाही नाम का धर्म अकबर ने स्टैब्लिश किया, इसमें सभी धर्मों के जो अच्छे पॉइंट्स हुआ करते थे वो देखने को मिलते थे। ये जो दीन इलाही धर्म है इसको बीरबल ने अपनाया, अबुल फजल ने अपनाया, अबुल फैजी ने अपनाया, लेकिन ये जो दीन इलाही नाम का धर्म अकबर ने स्टैब्लिश किया ये फेल हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा चल नहीं पाएगा। ईजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो मोटे मोटे तौर पे याद रखना, इबादत खाना के बारे में याद रखना। ये जो 3-4 नाम है इनको याद रख लो, कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कोट कर पाओ। फिर इसके अलावा ये जो दीन इलाही है इसके बारे में याद रखना, अकबर ने इसकी शुरुआत करी 1582 में। अच्छा, अकबर के कोर्ट में 9 ज्वेल्स देखने को मिलते थे जिनको नवरत्न बुलाया जाता था। ये जो 9 ज्वेल्स हैं अकबर के कोर्ट के, इनके बारे में भी बेसिक तौर पर पढ़ लेते हैं। एक अबुल फजल देखने को मिलते थे। अबुल फजल ने एन अकबरी को लिखा, अकबरनामा को लिखा। अबुल फजल ने डेक्कन में मुगल आर्मी को लीड भी किया। ये जो अबुल फजल हैं इनका मर्डर कर देंगे बीर सिंह बुंदेला, और बीर सिंह बुंदेला इनका मर्डर करेंगे प्रिंस सलीम के ऑर्डर्स पे। इसके अलावा फ़कीर आजिउद्दीन देखने को मिलते थे। ये जो फ़कीर आजिउद्दीन हैं ये सूफी मिस्टिक हुआ करते थे और अकबर के चीफ एडवाइज़र हुआ करते थे। फ़कीर आजिउद्दीन के अलावा अबुल फैज़ी देखने को मिलते थे। अबुल फैज़ी जो है वो पर्शियन पोइट हुआ करते थे और अबुल फैज़ल के भाई हुआ करते थे। ये जो अबुल फैज़ी हैं इन्होंने लीलावती और महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। तानसेन देखने को मिलते थे। तानसेन म्यूजिशियन हुआ करते थे और ग्वालियर के हिंदू हुआ करते थे। ओरिजिनली ये जो तानसेन हैं ये किंग रामचंद्र के कोर्ट में म्यूजिशियन हुआ करते थे और ये जो टाइटल है तानसेन, ये तानसेन टाइटल किंग रामचंद्र ने ही इनको दिया था। लेकिन ये जो तानसेन है ये आगे चल के इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस्लाम को एक्सेप्ट करेंगे अंडर सेंट मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस के अंडर तानसेन जो है वो इस्लाम को अडॉप्ट कर लेंगे। ये जो तानसेन है इन्होंने ध्रुपद को कंपोज किया था और अकबर ने तानसेन को टाइटल दिया मियाँ का और इसीलिए इनको मियाँ तानसेन भी बुलाया जाता है। इनके अलावा राजा बीरबल देखने को मिलते थे। राजा बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या होता था, महेश दास। ये जो राजा बीरबल हैं, ये जो महेश दास हैं, इनको अकबर ने टाइटल दिया राजा का और बीरबल का। ओरिजिनल नाम महेश दास होता था। राजा और बीरबल ये दोनों टाइटल्स किसने दिए, अकबर ने दिए। ये जो राजा बीरबल हैं ही विल डाई फाइटिंग यूसुफ शाहीज। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे यूसुफ शाहीज से लड़ते लड़ते ये जो राजा बीरबल हैं ये मारे जाएंगे। राजा मानसिंह सबसे लॉयल और सबसे पावरफुल मनसबदार हुआ करते थे अकबर के। राजा भारमल के ग्रैंडसन हुआ करते थे और अकबर की ये जो स्ट्रेंथ देखने को मिलती है राजपूताना में, राजस्थान में, उसका प्राइमरी क्रेडिट राजा मानसिंह को जाता है। राजा मानसिंह के अलावा राजा टोडरमल देखने को मिलते थे। राजा टोडरमल जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। राजा टोडरमल जो हैं वो पहले शेर शाह सूरी के लिए काम किया करते थे, बाद में अकबर के लिए काम करने की शुरुआत करेंगे। 1582 में अकबर ने राजा टोडरमल को टाइटल दिया दीवान ए अशरफ का। दीवान ए अशरफ का टाइटल राजा टोडरमल को किसने दिया, अकबर ने दिया। इनके अलावा अब्दुल रहीम खाने खाना देखने को मिलते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना तगड़े पोएट हुआ करते थे, बैराम खान के बेटे होते थे, मुसलमान थे लेकिन बावजूद इसके भगवान कृष्ण के डिवोटी हुआ करते थे। ये जो अब्दुल रहीम खाने खाना है इन्होंने बाबर नामा को तुर्की में ट्रांसलेट किया। और लास्ट में मिर्जा अजीज कोका। ये जो मिर्जा अजीज कोका हैं इनको खाने आजम भी बुलाया जाता था। ये अकबर के फोस्टर ब्रदर हुआ करते थे। ये जो मिर्जा अजीज कोका हैं इन्होंने गुजरात के सूबेदार के तौर पे भी सर्व किया। देखो नवरत्नों में बेसिक तौर पे अबुल फजल ने एन अकबरी को लिखा और अकबरनामा को लिखा।
फैजी ने लीलावती और महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। तानसेन, इन्होंने ध्रुपद को कंपोज किया। मियाँ का टाइटल इनको किसने दिया? अकबर ने दिया। ये पहले किंग रामचंद्र के कोर्ट में म्यूजिशियन हुआ करते थे। आगे चल के इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। राजा बीरबल, जिनका ओरिजिनल नाम महेश दास होता था, राजा और बीरबल दोनों ही टाइटल्स किसने दिए? अकबर ने दिए। राजा मानसिंह सबसे पावरफुल और सबसे लॉयल मनसबदार हुआ करते थे अकबर के। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। राजा टोडरमल को दीवान अशरफ का टाइटल किसने दिया? अकबर ने दिया। अब्दुल रहीम खान खाना भगवान कृष्ण के भक्त हुआ करते थे। बाबर नामा को इन्होंने तुर्की में ट्रांसलेट किया। मिर्जा अजीज कोका, इनको खाने आजम भी बुलाया जाता था। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, इसके शॉर्ट नोट्स मेरे पास में हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है अकबर से रिलेटेड कि इसके शॉर्ट नोट्स भी लगभग 2 स्लाइड्स पाएंगे, तो मैंने अवॉइड कर दिए। मैं इन जनरल कभी शेयर कर दूंगा, बट हाँ, मोटा मोटा अकबर के बारे में जो बातचीत है वो खत्म हो गई है। इसके आगे की बात आगे करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।